जय हिंद एवरीवन, वेलकम इन अ फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। स्टूडेंट्स, आज हम इसके पार्ट 5 की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने बात की थी, थोड़ा सा इसको मैं रिमाइंड करा देती हूँ, आपको रिवाइज करा देती हूँ। शायद ये काफ़ी आपको हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि कोई हिस्ट्री को लर्न करने के लिए सबसे पहले प्रॉपरली कनेक्टिविटी एक दूसरे से पता होनी चाहिए कि कनेक्टिविटी कैसे है, कि किस तरीके से नेशनलिज्म इन यूरोप राइज हुआ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म कहाँ से राइज हुआ, ये आइडिया हमें कहाँ से मिला? ये आइडिया हमें मिला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो जो हमने 9th में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना और किस तरीके से वहाँ से मोनार्की में से डिक्टेटरशिप को हटाया गया। और यूरोप की जो सोसाइटी थी पहले किस तरीके से डिवाइड थी, अपर क्लासेस में और लोअर क्लासेस में यूरोप की सोसाइटी डिवाइड थी। ठीक, तो इसकी वजह से भी क्या है कि यूरोप की जो सोसाइटी थी उसमें लोगों के साथ प्रॉपर वे में क्या कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता था, ना टैक्सेस का, ना ड्यूटीज़ का, ना ही किसी राइट्स को वो इंजॉय कर पाते थे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों को एक आइडिया उनके दिमाग माइंड में आया कि अगर हम रिवॉल्यूशन क्रिएट करेंगे तो शायद हमें भी अपनी आइडेंटिटी, अपना नेशन भी क्रिएट होगा और अपनी आइडेंटिटी भी हमें वापस मिलेगी। उसके बाद आता है आपका नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन के आने से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें मिले। उसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से नेपोलियन ने इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रिविलेजेस दी। ठीक है, उसने किस तरीके से ला पैट्री और राइट टू प्रॉपर्टी, कॉमन करेंसी, बहुत सारी चीज़ों को उसने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की पहले हमने बात करी थी कि आइडिया कहाँ से आया। उसके बाद हम बात करते हैं कि आइडिया कहाँ से आया। उसके बाद मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे बना कैसे, तो वो चीज़ हमने थोड़ा सा देखा था कि 18th मिड सेंचुरी में नेशन स्टेट कैसे बना, कि जब उन्होंने देखा कि जब तक हमारे पास अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, अपनी ही कोई अपना कल्चर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो धीरे धीरे लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये चीज़ आई कहाँ से? ये चीज़ का आइडिया जो आया वो आया आपका लिबरल नेशनलिज्म। यानी कि लिबरल नेशनलिज्म, जो लोग मिडिल क्लास थे, जो एजुकेटेड पर्सन थे, उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, हमें अपनी सोसाइटी को किस तरीके से न्यू सोसाइटी में, एक मॉडर्न सोसाइटी में कैसे जनरेट करना है, किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को वापस लेना है। ठीक है, आफ्टर न्यू कंजर्वेटिज्म, आफ्टर 1815 ट्रीटी ऑफ वियना। जब ट्रीटी ऑफ वियना हो गई, इसके बारे में भी मैंने वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है, प्लीज़ इसको देख लेना। और कौन कौन सी ऐसी ट्रीटी में ऐसी कौन सी शर्तें रखी गई कि जिसके बाद रिवॉल्यूशन की स्थिति क्रिएट हुई। फिर रिवॉल्यूशनरीज, कौन कौन रिवॉल्यूशनरीज रहे, किस किस ने इसमें अपना रोल प्ले किया। जिप्सी मज़ानी, और आपके जिप्सी मज़ानी रहे, जिप्सी गारबाल्डी रहे, कैवियर रहे, उनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, प्लीज़ उसको भी चेक कर लेना। फिर हम बात करते हैं कि डिवीज़न ऑफ एज ऑफ रिवॉल्यूशन, कि एज ऑफ रिवीजन यानी कि डिवीज़न कर दिया उसको। तो 3 पार्ट्स में मैंने इसको, क्योंकि सोसाइटी में 3 टाइप्स की रिवॉल्यूशन चल रही थी, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपनी कलम के दम पे या अपनी पोइट के, अपने आर्ट के दम पे मतलब रिवॉल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे थे। हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवॉल्ट, इसमें वो लोग थे जो मतलब भूख से बहुत ज़्यादा बेहाल हो चुके थे, अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ज़्यादा मतलब तंग आ चुके थे। ठीक, और तीसरे थे कि लिबरल्स, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनको ये सब चीज़ें जो गलत हो रही थी वो सारी चीज़ें गवारा नहीं थी, और वो चाहते थे कि समाज में कुछ चेंज आए। तो उसके बारे में भी अलग अलग मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, रोमांटिक इमेजिनेशन, हंगर, हार्डशिप। तो इनको भी आप प्रॉपर्ली कि इसमें रोमांटिक इमेजिनेशन, हंगर, हार्डशिप, रिवॉल्यूशन ऑफ आफ्टर 1848 बिल्कुल डिटेल में इसमें दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से आप इसको देख लें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी। अब आती है यहाँ पे एक नई स्टोरी कि जर्मनी में किस तरीके से, जर्मनी में एक नेशन कैसे बना। ठीक, तो इन मई 1848 द लिबरल अटेम्प्ट टू सेट अप द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एट फ्रैंकफर्ट वाज द सप्रेस्ड बाय द मोनार्की मिलिट्री एंड जंकर्स। तो इन लोगों की हेल्प से क्या चाह रहे थे कि फ्रैंकफर्ट में
ये मोनार्की जो है उसको मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाना चाह रहे थे, यानी कि राजा कोई भी काम अपने मतलब अपनी ओपिनियन से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल की हेल्प से करेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे जनरेट करना चाह रहे थे। तो देखिए, आफ्टर द फेलियर ऑफ जर्मन नेशनल असेंबली, पर्सिया चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो वहाँ के पर्सिया के चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, टुक द लीड ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। वो किस चीज़ को देख रहे थे कि जर्मन यूनिफिकेशन हमें कैसे क्रिएट करना है, ठीक। तो जब वो ऊपर जो मैंने आपको बताई कि इस तरीके की एक उन्होंने नेशनल असेंबली क्रिएट किया, वो नेशनल असेंबली क्या हुई, फेल हो गई, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको ऑटो वन बिस्मार्क ने उसको लीड किया, और उन्होंने भी क्या किस चीज़ को लीड किया कि जर्मन यूनिफिकेशन को। तो 3 वॉर फॉर 7 ईयर्स, 3 वॉर की गई, ठीक, विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, कंप्लीटेड द जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए मतलब 3 जिससे जो भी मतलब इश्यूज थे उस इश्यूज़ को उस इश्यूज़ को लेके फाइट हुई, और वहाँ पर फिर वहाँ का जो राजा था पर्सिया का, किंग केसर विलियम फर्स्ट, बिकम द एम्परर ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी। और यूनाइटेड जर्मनी का जो एम्परर मतलब बनाया गया वो किंग केसर विलियम को बनाया गया। और करेंसी, बैंकिंग एंड जुडिशियल सिस्टम वाज द लीगलाइज, और करेंसी, बैंकिंग एंड जुडिशियल सिस्टम पर, ठीक है, वो लीगलाइज हो गया। अब लीगलाइज क्योंकि पहले करेंसी क्या थी कि कोई राजा अपनी करेंसी बनाता था, कोई राजा अपनी करेंसी बनाता था, बैंकिंग सिस्टम भी प्रॉपर वे में नहीं था, ये चीज़। तो इस तरीके से जर्मनी में करेंसी इंट्रोड्यूस की गई, ठीक। तो देखिए, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एंड असेंबली कंपैरिजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट। अगर आपसे पूछा जाए कि मेकिंग ऑफ जर्मनी की कब कंप्लीट हुई, तो आप बताएंगे उसमें कि जो मेकिंग ऑफ जर्मनी थी वो आपकी हुई 18 जनवरी 1871। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की डेट ये है, ये चीज़। और वहाँ का जो राजा बना था, वो राजा ही, इसको याद रखेंगे कि वहाँ का जो राजा बना था वो केसर विलियम फर्स्ट वहाँ का राजा बना, ठीक। ओके, कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से किस किस से फाइट हुई, वहाँ का पहले मिनिस्टर कौन था, चीफ मिनिस्टर कौन था, इन सारी चीज़ों को के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जर्मन का एम्पायर बाद में किंग केसर विलियम को बना दिया गया था। और उसके बाद द नेशन बिल्डिंग द प्रोसेस इन जर्मनी हैड द डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड द डोमिनेंस ऑफ पर्सिया स्टेट पावर। और जो पर्सियन की पावर थी वो भी जर्मनी में ही आ गई थी। अब दोनों मिलकर साथ में काम करने लगे। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली की मैं बता दूं आपको कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, इटली वाज द डिवाइडेड ऑफ 7 स्टेट। इटली किसने 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थे, विच ओनली वन सर्डेनिया एंड पिडमेंट वाज रूल्ड बाय द इटालियन डायनेस्टी। इटालियन डायनेस्टी में ओनली एक उस जगह पे वो रूल करते थे, सर्डेनिया और पिडमेंट रूल्ड बाय द इटालियन डायनेस्टी। बाकी वो अदर के अंडर कंट्रोल थी। आइडिया ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन फर्स्ट गिवन बाय जिप्सी मजानी ने सबसे पहले यूनिफिकेशन का आइडिया दिया कि सबसे पहले सबको एक करो, यूनिफाइड करो, उसके बाद ही हम अपनी कोई पहचान बना पाएंगे। तो जिप्सी मजानी थॉट हिज सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड द यंग इटली। तो उन्होंने जो एक सीक्रेट सोसाइटी क्रिएट की थी उसका नाम था यंग इटली, ठीक। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। आफ्टर इज द failed revolution in 1831 and 1848 lead by the king of Sardinia Victor Emmanuel II। आफ्टर, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आफ्टर इज फेल्ड रिवॉल्यूशन इन 1831 एंड 1840 द लीड वाज टेकन द किंग ऑफ द सर्डेनिया। जो सर्डेनिया के किंग थे विक्टर इमैनुअल II वो थे। उन्होंने वहाँ पे देखा कि उन्होंने वहाँ पे फिर यूनिफिकेशन की, जब उनसे बात ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें जनरेट की कि नहीं, यूनिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डेनिया काउंट केवियर led the unification of Count Caviar led the
unification process by the diplomatic alliance with the France of defeat Austria and unify its the northern territories. कैवियर ने भी सेम वही रोल प्ले किया, उन्होंने जो नॉर्थन टेरिटरीज थी वहाँ पर अपने आइडियाज़ को स्प्रेड किया, और जब ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया गया तो वहाँ पर जो सर्डेनिया के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, सर्डेनिया के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने जो आइडिया जिप्सी मजानी का था सीक्रेट सोसाइटी को क्रिएट करने का, वो वहाँ पर इन्होंने क्रिएट किया। इन द साउथर्न पार्ट ऑफ जिप्सी गारबाल्डी, साउथर्न पार्ट में जिप्सी गारबाल्डी, अब देखिए एक पार्ट में जिप्सी मजानी, एक पार्ट में आ गए थे आपके काउंट कैवियर, थर्ड पार्ट में आपके आ गए जिप्सी गारबाल्डी, लेड द मूवमेंट ऑफ द इन्वॉल्विंग लोकल पीस एंड सपोर्ट टू द ड्राइव आउट ऑफ स्पेनिश रूलर्स। जो ड्राइव्ड, उन्होंने ये चीज़ स्पेनिश के रूलर से ली और उन्होंने भी वही मूवमेंट क्रिएट किया, और उसके बाद उन्होंने क्या चीज़ की कि नहीं, हमें इटली को किसी न किसी तरीके से यूनिफाइड कराना है, इंडिपेंडेंट कराना है। दस द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन वाज कंप्लीटेड विद द क्राउन ऑफ विक्टर इमैनुअल सेकंड एज किंग ऑफ द इटली इन 1861, और 1861 में वहाँ के जो किंग बनाए गए वो थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक, तो वहाँ के जो राजा बनाए गए वो बनाए गए। इसमें अगर जो मेन यूनिफिकेशन ऑफ इटली में जिप्सी गारबाल्डी, जिप्सी मजानी के कैवियर के बारे में पूछा जाता है, इन्होंने क्या रोल प्ले किया, किस तरीके से वहाँ की इंडिपेंडेंस को वापस लाने के लिए इन्होंने अपना रोल प्ले किया। तो आई होप आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड मेकिंग ऑफ जर्मनी समझ में आया होगा। अगर इस यहाँ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।